हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टडी विद शेरी। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेन हार्डनिंग, जो कि मटेरियल साइंस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेन हार्डनिंग की डेफिनेशन देखेंगे। स्ट्रेन हार्डनिंग होती क्या है? स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन मीन्स होता है किसी भी मटेरियल की, किसी भी बॉडी की डायमेंशंस में चेंज आना ड्यू टू स्ट्रेसेस या ड्यू टू लोड, वो होता है हमारा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हार्डनिंग में हम क्या करते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ मटेरियल, या हम इसको कह सकते हैं इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये तो है एक हमारी सिंपल सी डेफिनेशन कि स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है। स्ट्रेन हार्डनिंग होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ मटेरियल, या किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। कि अगर मैं मेरी इस बॉडी पे 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, लोड लगा रहा हूं, और ये डिफॉर्म हो रही है, तो इसको मैं ऐसा क्या करूं, वो प्रोसेस जिससे मैं क्या करूंगा कि अगर 100 न्यूटन फोर्स लगाने पे ये डिफॉर्म, 100 किलो न्यूटन फोर्स लगाने पे ये डिफॉर्म नहीं होगी, या 150 किलो न्यूटन लगाने पर भी ये डिफॉर्म नहीं होगी, वो प्रोसेस हमारा कहलाता है स्ट्रेन हार्डनिंग। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमने किसी इंजीनियर को या किसी मैकेनिक को एक मशीन बनाने के लिए दी, ठीक है, हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी कि हमें ये मशीन चाहिए, उसमें ये रिक्वायरमेंट्स है हमारी। अब उन्होंने सपोज कि एक लड़का है सोनू, ठीक है, सोनू, मोनू, टोनू, जो भी आप चाहें आप सोच सकते हैं, ठीक है, एक लड़का है सोनू, ठीक है, ये सोनू को हमने एक मशीन बनाने के लिए दी। अब इसने मशीन में जो कंपोनेंट्स यूज किए, एक जगह ऐसा कंपोनेंट यूज किया जिसमें इन्होंने फोर्स लगाया 100 किलो न्यूटन। एक कंपोनेंट लिया, उस पर क्या किया इन्होंने, लोड लगाया 100 किलो न्यूटन, ठीक है, 100 किलो न्यूटन लोड लगाया। अब क्या हुआ, जब किसी बॉडी पर हम इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लोड लगाते हैं तो वो डिफॉर्म होती है, इसमें डिफॉर्मेशन आ गया। मीन्स कि क्या हुआ, इस बॉडी की डायमेंशन चेंज हो गई, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, और विड्थ क्या होगी, विड्थ कम हो जाएगी। अब सोनू साहब परेशान कि मुझे तो इसमें ज्यादा लोड लगाना था और इसमें तो 100 किलो न्यूटन पे ही डिफॉर्मेशन हो गया। तो अब ये जाते हैं किसी स्मिथ के पास, लोहार के पास, और उसको कहा कि मुझे इस कंपोनेंट पे 200 किलो न्यूटन लोड लगाना है, और ये 100 पे डिफॉर्म हो गया। ठीक है, दे दिया उसको। स्मिथ ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, लोहार ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा इसको, अब शाम में आ जाना। तो अब उसने क्या किया, लोहार जो था उसने क्या किया, इस कंपोनेंट को लिया और ठोक दिया इसको खूब अच्छी तरीके से, इसको चारों तरफ से ठोक दिया, और शाम में उस सोनू साहब को बुलाया और उन्हें दे दिया। सोनू साहब यूज करते हैं अपने कंपोनेंट को मशीन में। अब इसमें देखा उन्होंने कि वो 200 किलो न्यूटन जब फोर्स लगा रहे हैं तो डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। जब इन्होंने 250 किलो न्यूटन लगाया तब भी नहीं हुआ। तो उनके लिए यूजफुल हो गया कंपोनेंट। लेकिन हमारा जो टॉपिक है स्ट्रेन हार्डनिंग, वो प्रोसेस जो उन्होंने किया, जो स्मिथ ने किया, ब्लैक स्मिथ ने, वो क्या किया जिससे ये इसमें इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, इस कंपोनेंट की स्ट्रेंथ बढ़ गई, ये डिफॉर्म नहीं हो रहा, या इसकी हम कह सकते हैं इलास्टिक लिमिट बढ़ गई। अब ये डिफॉर्म तो नहीं हो रहा। तो अब इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं, जो उन्होंने स्मिथ ने किया, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। तो इसको समझेंगे ये होता क्या है। जैसे कि हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था कि एक ये हमारे मटेरियल का इधर स्ट्रेन है और इधर हमने स्ट्रेस ले लिया। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या था, इस तरीके से था, ठीक है, यहाँ हमारा यील्ड पॉइंट था, यहाँ इलास्टिक लिमिट था, यहाँ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्टिंग थी, और यहाँ हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ था, ठीक है, और ये इधर हमारा कहीं
फ्रैक्चर पॉइंट था, जिसके बाद जो मटेरियल है वो फ्रैक्चर हो जाएगा, वो टूट जाएगा, जो उसकी लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगी, तो यहां था। लेकिन अगर हम देखते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेस के बाद जब किसी मटेरियल पर हमने स्ट्रेन हार्डनिंग की तो उसमें क्या हुआ, जो पहले उस मटेरियल का जो रप्चर पॉइंट था वो क्या हो गया, उसका बढ़ गया, जो उसका इलास्टिक लिमिट थी वो बढ़ गई। अब यहां पर क्या हो रहा है, इसके करस्पॉन्डेंस, रप्चर पॉइंट के करस्पॉन्डेंस हमारा इलास्टिक लिमिट आ गया। यानी अब क्या हो रहा है, अगर हमारा 200 किलो न्यूटन पे रप्चर पॉइंट था तो अब 200 किलो न्यूटन फोर्स पर क्या हो गया, हमारा यील्ड पॉइंट आ गया। यानी अब 200 किलो न्यूटन फोर्स लगाने तक भी उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है उस बॉडी में। ये होता है हमारा प्रोसेस स्ट्रेन हार्डनिंग। अब स्ट्रेन हार्डनिंग में हम करते क्या है, होता क्या है एक्चुअली, हमें पता है मटेरियल्स हमारे पास कैसे मिलते हैं, हमें जो अर्थ में से क्या मिलते हैं, ओर्स मिलते हैं। ओर्स से हम मटेरियल्स बनाते हैं, तो जो मटेरियल बनता है वो क्या होता है, हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब जब हम किसी लिक्विड फॉर्म ऑफ मटेरियल को या उसकी लिक्विड स्टेट को सॉलिडिफाई करते हैं तभी तो हमारे पास मटेरियल मिलता है, तभी तो उसकी सॉलिड स्टेट मिलती है, तभी हम उसको एज ए कंपोनेंट हम किसी मशीन में या कहीं पर उसको यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसको सॉलिडिफाई करते हैं, आपने देखा होगा जब हम फ्रीजर में आइस बनाते हैं तो क्या वाटर रखने के बाद पूरा एक साथ एक ही टाइम में सॉलिडिफाई हो जाता है, एक ही टाइम में आइस बन जाता है? नहीं बनता, उसमें थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कहीं से थोड़ा सा पार्ट, कहीं से थोड़ा सा पार्ट। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल हम उसको कह सकते हैं। एक जो हमारा उस कहीं से पहले एक सेल सॉलिडिफाई होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से पूरा आइस तैयार होता है। इसी तरीके से जब हमारा लिक्विड स्टेट में हमारा मेटल है, जब उसको हम सॉलिडिफाई करते हैं तो सबसे पहले सपोज कि हमारा ये सेल यहां से सेंटर से, या ये कहीं भी हो सकता है, यहां हो सकता है, ठीक है, ये सॉलिडिफाई हुआ, फिर ये हुआ, फिर यहां पर हुआ, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस तरह ये हमारा पूरा जो मटेरियल बनके तैयार होता है ये सॉलिडिफाई होता है। इनको हम क्यूबिक सेल कहते हैं। और इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं लेटिस। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन गया इस हमारे मटेरियल का, कि एक सबसे पहले जो हमारा एक सेल सॉलिडिफाई हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, इस तरीके से ये सॉलिडिफाई हुआ। अब इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो ओरिएंटेशन है, वो सब एक ही डायरेक्शन में है, इस तरफ है। देख रहे हैं आप कि ऐसा तो नहीं ये वाला जो हमारा सेल है ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, या ये वाला कहीं नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सब एक ही डायरेक्शन में है। इसी को हम आइडियल मटेरियल कहते हैं। और ये मिलना, एक आइडियल मटेरियल पाना या किसी मटेरियल का इस तरह का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है। बेसिकली वो मैं बताऊंगा, जो हमें नेचुरली जो हमें मिलता है, मोस्टली जो हमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलता है वो कैसा होता है वो भी देखेंगे अभी। लेकिन इसको हम कहते हैं सिंगल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या सिंगल क्रिस्टलाइन मटेरियल, और जिसमें बहुत सारी तरह में, यानी जो हमारे यूनिट सेल जो है किसी मटेरियल का, यहां पर सब पर क्या है, इन लेटिस पर सब पर कहा एटम्स बैठे हुए हैं, यहां भी हर पॉइंट पर एटम्स बैठे हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है सिंगल क्रिस्टलाइन मटेरियल। सेकेंड हमारा क्या होता है, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। अब जो मोस्टली जो हमें मिलता है वो यही मिलता है। इसमें क्या हुआ हमारा, कि जब हमारा ये लिक्विड स्टेट में हमारा मटेरियल है, इसको हमने सॉलिडिफाई किया, अब क्या हुआ, एक यूनिट सेल यहां पर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, दूसरा इस डायरेक्शन में हो गया,
तीसरा इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बनता गया, ये बना, ये बना, ये बना। सो ओके, अब हमारा ये क्या था, इसमें क्या हुआ, पहले ये अलग अलग डायरेक्शन में लोकेट हो गए, ये अलग अलग डायरेक्शन में जो इनका ओरिएंटेशन है इनका, ये अलग अलग डायरेक्शन में हो गया। ये इधर इस तरफ जा रहे हैं, ये इस तरफ जा रहे हैं, ये सीधे जा रहे हैं, ये इस तरफ जा रहे हैं। तो अब इनमें क्या हुआ, ये एक ही मेटल के हैं। सपोज कि अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं तो ये सब आयरन के ही हैं। यहाँ पर जो एटम है वो भी आयरन का है, यहाँ पर जो एटम बैठे हैं वो भी आयरन के हैं, यहाँ भी आयरन के हैं, और यहाँ भी सब जगह आयरन के एटम हैं। ये सब जो यूनिट सेल हैं वो आयरन के ही हैं, लेकिन इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होने की वजह से ये बट गए आपस में। आप देख सकते हैं यहां पर ये एरिया बिल्कुल डिफरेंट शो हो रहा है, ये वाला बिल्कुल अलग, ये वाला डिफरेंट, और ये वाला अलग। यानी इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ये सब मेंबर एक ही फैमिली के हैं, लेकिन इन सब की सोच अलग होने की वजह से, इनके विचार अलग होने की वजह से ये अलग अलग बट गए, ठीक है। मेंबर तो एक ही फैमिली के हैं, लेकिन ये इनकी सोच अलग है, इनके विचार अलग हैं, या इनकी मान्यताएं अलग हैं, तो ये अलग अलग डिवाइड हो गए ये, ठीक है। तो इसी तरीके से इनकी ओरिएंटेशन की वजह से ये बाउंड्रीज में बट गए, और इस बाउंड्री को हम कहते हैं ग्रेन बाउंड्री। और मोस्टली जो हमें मेटल का ओरिएंटेशन मिलता है, वो लेटिस ओरिएंटेशन जो मिलता है वो यही मिलता है, पॉलीक्रिस्टलाइन ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जब देखिए सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होता है उनमें एक तो ग्रेन बाउंड्री होती है, जो इन ओरिएंटेशन डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से जो इन हमारे यूनिट सेल्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, वो क्या है हमारी ग्रेन बाउंड्री। सेकंड, इनके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं, और जिन डिफेक्ट्स को हम डिनोट करते हैं टी से या इस साइन से, ठीक है, टी या उल्टा टी, ठीक है। इससे हम इनको शो करते हैं। जैसे यहां पर कोई डिफेक्ट होगा, उस डिफेक्ट को हम कहते हैं डिसलोकेशंस। ओरिएंटेशन में क्या होता है, इस पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में लाखों हजारों लाखों की संख्या में क्या होते हैं, डिसलोकेशंस होते हैं। अब उसमें हम देखें, उसमें हमने क्या किया, जो सोनू सर जो थे, सोनू साहब जो लोहार के पास गए थे, उन्होंने पीटा अपने मटेरियल को, वो उस कंपोनेंट को पीटा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर एक फैमिली में कोई डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, चार भाई हैं, 1 2 3 4, यहां पर भी 4 है, ठीक है, 4 भाई हैं। डिस्कशन में इन्होंने कुछ और कहा, इन्होंने कुछ और कहा, इन्होंने कुछ और, इन्होंने कुछ और, चारों ने अलग अलग सलाहें दी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इनकी सलाहें डिफरेंट होने की वजह से क्या हुआ, चारों में लड़ाई हो गई, एग्री कोई नहीं हुआ। अब इनके पेरेंट्स ने क्या किया, ठोका इनको, ठोकते रहे जब तक ये एग्री नहीं हुए। अब वही सेम उस स्मिथ ने क्या, उस कंपोनेंट को ठोकता रहा जब तक क्या हुआ, ये जो बाउंड्रीज हैं, जो हमारी ये बाउंड्रीज हैं, जब इनका ओरिएंटेशन क्या हो रहा है डिफरेंट की वजह से, जब ठोका इनको तो मिल गई आपस में, ये एक दूसरे में, जो ये हमारी लेटिस हैं, ये दोनों क्या हुआ, आपस में जाकर मिल गए। और ये जो डिसलोकेशंस हैं, डिफॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, डिफॉर्मेशन होता है डिसलोकेशंस की वजह से। जब डिफॉर्मेशन हो रहा है, हम किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो जो चेन होती है, इनके एटम्स में जो चेन बनती है, चेन बनती भी है और टूटती भी है। जब उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो चेन बनती भी है, और जब हम उसको डिफॉर्म कर रहे हैं, यानी उसको टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो चेन टूटती भी है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डिसलोकेशंस भी खींचेंगी, कब तक खींचेंगी, वो अपनी इलास्टिक लिमिट तक खींचेंगी, उसके बाद वो टूट जाएगी, कहीं और जाकर मिल जाएगी। तो अब क्या हो रहा है, जब उसको पीट रहे हैं, तो जो चेन है, वो ये जो हमारे डिसलोकेशंस है, वो आपस में जाके मिल जाएंगी। आपने देखा होगा, जब ट्रैफिक लग जाता है, रोड पे ट्रैफिक हो जाता है, जब या तो फ्लो में चल रहा है या तो परफेक्ट चल रहा है, इसकी तरह कि एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन जब किसी चौराहे पर, ठीक है, 4 वे रोड पर, जब चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, अब ये आपस में आकर मिल गया, ठीक है। अब रोड पर कौन है, पुलिस वाला एक ही है, या ट्रैफिक ऑफिसर जो है वो एक ही है, तो क्या वो उस ट्रैफिक को हटा पाएगा,
नहीं। इसी तरह इसमें भी जो तब ये जब इसको पीटा गया तो ये डिसलोकेशन फिक्स हो गई, या जो ग्रेन लाइन थी, अब ये क्या हुआ, ये यहाँ आकर मिल गई, ये वाली जो थी वो इधर आकर मिल गई, या ये वाली जो लाइन थी वो इस तरफ इस तरीके से मिल गई। इनमें जब मिल जाएंगी तो इसकी जो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो अब इसको पहले अगर इसको डिफॉर्म करने के लिए 100 किलो न्यूटन फोर्स लग रही थी, तो अब क्या लगेगी 200 किलो न्यूटन या 250 किलो न्यूटन। ठीक है। इसी तरह जब उस ट्रैफिक को हटाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर या ट्रैफिक ऑफिसर उसको नहीं हटा सकते, उस प्रॉब्लम को, उस ट्रैफिक को फिक्स नहीं कर सकते, या 4 से 5 या 8-10 ट्रैफिक ऑफिसर की जरूरत पड़ती है। इसी तरह यहां पर भी हमने क्या करा, उस मटेरियल की, उस कंपोनेंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दी। स्ट्रेंथ बढ़ाने से क्या हुआ, जब हम जिस कंपोनेंट पर अगर हमें 200 न्यूटन 250 किलो न्यूटन फोर्स लगाना है, तो अब हम उसको लगा पाएंगे, जहां वो पहले 100 किलो न्यूटन लगाने पे ही डिफॉर्म हो रहा था। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, यानी उस मटेरियल की हमने स्ट्रेंथ बढ़ा दी। पहले वो 100 किलो न्यूटन पे डिफॉर्म हो रहा था, अब 200 या 250 पे डिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।